नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में तुलनात्मक विश्व संविधान वाली सीरीज हमारी चल रही थी पॉलिटिकल साइंस में, और इसके अंतर्गत हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रति वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात आपको और रिमाइंड करवा दूं कि इससे जस्ट पहले वाला जो सेशन था आपका डे 6 वाला, अर्थात कि लेक्चर नंबर 6 जो था, इससे जस्ट जो पहले हुआ था अर्थात कल हुआ था, उसे देखना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। आज का और कल का दोनों को मिला करने के बाद ही आपका जो है ब्रिटिश कार्यपालिका वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे, डिस्कस करते हैं अपने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। चलिए सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में जो भी नए छात्र हैं उनको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि ये जो सेशन हमारे चल रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं मैं इस सेशन के माध्यम से। और इस सब के अलावा आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो बीए के अंदर, तो आप यदि चाहें तो हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्टों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं पूरी आसानी से। सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट ओपन है, कोई लॉक नहीं है। ठीक है ना। लॉक नहीं है का मतलब हुआ कि कोई चार्ज अवेल नहीं किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स और लेक्चर सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बीए के संपूर्ण सब्जेक्ट, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैच करके स्टडी करनी होती है। बीए में जितने भी सब्जेक्ट है लगभग सभी सब्जेक्टों को मैं अब तक इस प्लेलिस्ट पर ला चुका हूं, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर ला चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट क्लासेस चल रही है, और बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अब स्टार्ट होंगे, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट यहां पर स्टार्ट करवा दिए गए हैं। ठीक है। बीए के लिए आप YouTube पर कितना भी सर्च कर लीजिए, इतनी जितनी डिटेल में मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं ना दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म पर और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से नहीं होगा जो आप बीए वाले बच्चों को इतनी डिटेल में क्लासेस, और वो भी नोट्स के साथ में प्रॉपर तरीके से सेशन दे रहा हो, चैप्टर वाइज चैप्टर। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सीरियस होकर के स्टडी यदि आपने बीए की कर ली, तो उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो आगे चल करके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की करें, रेलवे की करें, पुलिस की, किसी की भी करना हो आपको, तो आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर कोई छात्र ऐसा है जो तैयारी करना स्टार्ट भी कर चुका है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक दूसरा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना दिया गया है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, यूट्यूब पर ही। अब अगर सर्च करोगे प्रज्ञान हिंदी डाल के तो आपको मेरा फोटो नजर आ जाएगा डीपी पर, उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री क्लासेस मिलना स्टार्ट हो चुकी है। नोट्स और क्लास सब कुछ जैसा इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, लेक्चर के साथ नोट्स प्रोवाइड करता हूं मैं प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ में, उसी प्रकार से सेम वे में प्रज्ञान हिंदी पर भी आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ लेक्चर और नोट्स कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, बहुत हो गया प्रमोशन, अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। फर्स्ट यूनिट में आपका जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टॉपिक और ये थर्ड टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री और कैबिनेट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अर्थात कल वाले सेशन में हमने कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट अर्थात राजा पर चर्चा की थी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये पूरा सिलेबस है यूनिट 5 तक का, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या हो, जो नए छात्र उनको एक बार बता दें, क्योंकि पुराने छात्रों को तो पता ही है जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हम उन सभी बातों को यहां एक ही दृष्टि में देख लेते हैं जो आज के इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस नंबर से तो आप समझ रहे होंगे कि 5 पॉइंट हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है, आज की क्लास में डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है व्याख्या, देखेंगे हम इसकी, किसकी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की व्याख्या पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, अर्थात कैबिनेट का गठन कैसे होता है। पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल के क्या क्या कार्य होते हैं, उनको क्या शक्तियां प्राप्त होती है। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। और लास्ट में पॉइंट के आखिरी में हम बात करने वाले प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों पर। क्लियर है। तो हमारे आज की क्लास का ये पूरा शेड्यूल है, अर्थात कहें कि ये इंडेक्स है आपका, जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलने वाली है।
और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आप जैसे ही आंसर स्टार्ट करते हो तो आपका पहला पेज ये इंडेक्स वाला होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करता है ना, तो आप वो प्रारंभ में ही देख लेता है कि आपने अंदर कॉपी में अपने आंसर में क्या क्या डिस्क्राइब किया है, क्या क्या समझाया है, पहले ही देख करके वो इंप्रेस हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स वाला होना चाहिए आंसर राइटिंग में, और दूसरे पेज में 99% प्रयास कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन में कि व्याख्या वाला अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट जरूर हो। पॉइंट नंबर 1 के अंदर व्याख्या वाला पॉइंट जरूर होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें पॉइंट नंबर 2 से। चलिए, बहुत हो गई चर्चा। अब जो पॉइंट आपने यहां पर देखे, इन सभी को एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये आज के क्लास से संबंधित प्रश्न है, आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। इसको जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो जब रिवीजन लगाएंगे तो सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। चलिए लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले एक बात, एक डाउट और, जो एक कमेंट आई थी, अच्छी कमेंट थी कल। एक छात्रा ने कमेंट की थी कि सर आप मना करते हो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, और हमें नोट्स बनाने में ज्यादा कंफर्ट फील होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, माफ कीजिएगा, अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव होगी। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो गलत कहीं से कहीं तक नहीं है। आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, यदि आप सक्षम है, बना पा रहे हैं, समय है आपके पास में, और आप इतना हार्डवर्क करना आपको पसंद है, तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए। उसका बेनिफिट, मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं उसके। लेकिन जो छात्र नोट्स नहीं बना पाते हैं, उनके लिए मैं बार बार कहता हूं कि इस नोट्स को जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूं, इसे संभाल कर रख लीजिए। एग्जाम के टाइम पे समझ लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह काम करेगा ये वाले पीडीएफ नोट्स। तो इनको संभाल कर रखिए, जो नोट्स बना रहे हैं वो भी, और जो नहीं बना रहे हैं वो भी, उनके लिए पीडीएफ नोट संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, जैसे में आपको कंफर्ट फील हो वैसे आप नोट्स बना सकते हो। हिंदी में बनाना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में बनाना चाहे इंग्लिश में, दोनों ही प्रकार के कंटेंट में आपको दे रहा हूं इस सेशन के माध्यम से। और सभी सब्जेक्ट में यही चलता है ना, हिंदी और इंग्लिश छोड़कर, क्योंकि हिंदी में कंटेंट सिर्फ हिंदी का रहता है, इंग्लिश में कंटेंट सिर्फ इंग्लिश का रहता है। बाकी सब में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर हुआ अब तक का पूरे डाउट? चलिए अब करते हैं आगे क्लास को कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात कर लें व्याख्या की। व्याख्या के अंदर हमें क्या लिखना होगा? तो व्याख्या के अंदर जो आपका टॉपिक मिला है, जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप पहले अपने टॉपिक को पहचानिए कि उसमें आपको आंसर राइटिंग किस पर करने को कहा गया है। जिस पर जो टॉपिक आपको दिया गया है, उस टॉपिक की शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी कहानी उसमें लिख दीजिए आप। और एकदम शॉर्ट में, कहने का अर्थ गागर में सागर भरना सीखना पड़ेगा आपको। अगर बीए के अंदर अच्छे नंबर की प्राप्ति चाहते हो, तो बीए में अच्छे नंबर, आपने देखा होगा ना कि बीएससी बीकॉम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, 90 प्लस, 95 प्लस हो जाते हैं, 99 तक कभी कभी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन बीए में नहीं मिल पाते। बीए में 70% लाने में भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका पीछे रीजन यही होता है क्योंकि इसका नाम है आर्ट्स, मतलब कला। यहां पर आपको कला दिखानी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो व्याख्या में हम मंत्रिमंडल को लेकर के क्या क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कंटेंट पर। यही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, ठीक है ना। ब्रिटिश संविधान की भांति ब्रिटिश शासन व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान डेवलप हुआ है धीरे धीरे, उसी प्रकार से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भी धीरे धीरे डेवलप हुई है, विकसित हुई है। ना कि जैसा आप सभी जानते हैं, अब तक के सेशन के माध्यम से अच्छे समझ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान कोई एक दिन में या एक सभा के द्वारा भेंट करके बनाया गया संविधान नहीं है, जैसे भारत में बनाया गया भेंट करके संविधान सभा के द्वारा। ऐसा संविधान नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लंबे लगभग 3 से 4 सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी प्रथाओं के अनुसार। जैसी जैसी ब्रिटेन की परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे वो संविधान में नियम बनते चले गए और उन्हीं नियमों को संविधान के रूप में अपना लिया गया है। तो जैसे जैसे ब्रिटेन का संविधान विकसित हुआ है, उसी तरह से ब्रिटेन के संविधान के साथ ही साथ में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भी विकसित हुई है, ना कि उसका निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई, बल्कि वह पिछली लगभग 3 सदियों से
उसका विकास हो रहा है, उसके 3 सदियों के विकास का परिणाम है। इसका अर्थ समझ लीजिए। कहने इतना टाइम क्यों दे रहा हूं मैं, इन 2-3 लाइनों में टाइम क्यों दे रहा हूं इतना, इसके पीछे रीजन ये, अगर आप इसका मतलब समझ गए ना तो आगे का पूरा टॉपिक एकदम स्मूथ हो जाएगा। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था जो है, उसका शासन व्यवस्था मतलब कि ब्रिटेन की राजनीति में जो नियम लिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून किसी अधिनियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा बनाए नहीं गए, बल्कि उन नियमों का, उन कानूनों का धीरे धीरे निर्माण हुआ है। जैसे जैसे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की समाज में जैसे जैसे कुछ प्रथाएं डेवलप होती चली गई, वही प्रथाएं आगे चल करके कानून का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और उन कानूनों ने संविधान का स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे विकसित हुई इसके सभी कानून, इसके सभी नियम, वही नियम उनके ब्रिटेन के संविधान में समाहित हो चुके हैं। इसी तरीके से वो जो नियम है, वही नियम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है। समझिएगा यहां पर, ठीक है ना। संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम ही इसकी शासन व्यवस्था है, जिसके अनुसार ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1937 के सम्राट के मंत्रिमंडल में स्वीकार किया गया है। क्या कहा जा रहा है? अब यहां पर ये पहली वाली जो लाइन है, इसको पढ़ करके हम ये कह सकते हैं कि आपने कहा कि ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई है, तो फिर मंत्रिमंडल क्या कर रहा है संसद में बैठ करके? तो दोस्तों, मंत्रिमंडल का रूप भी शासन व्यवस्था के विकसित का ही एक चरण है। जब शासन व्यवस्था का धीरे धीरे विकास हुआ, उस विकास का ही एक परिणाम ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है, और कुछ नहीं। तो ये मंत्रिमंडल जो कार्य कर रहा है, वो 18वीं शताब्दी से कार्य कर रहा है, जब वह 1937 के समय में सम्राट के मंत्रिमंडल के रूप में उभरकर सामने आया। बात समझ आई? तो ये है मंत्रिमंडल की व्याख्या। मात्र इतना कंटेंट आपको व्याख्या के अंदर देना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो ये कंटेंट आपके लिए सेम टू सेम कंटेंट कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को कन्वर्ट भी ना करना पड़े। क्योंकि मैं कमेंट में बोल बोल के ही थक गया था कि यार हिंदी का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, उसको जाए गूगल पे जाकर के कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में, दैट्स ऑल, हो जाएगा। लेकिन आपसे वो भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए चलिए ठीक है यार, आप क्यों मेहनत करोगे, तो मैं ही कर देता हूं भाई। तो मैं ही उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लेकर आ चुका हूं, ठीक है ना। अब हिंदी हो मीडियम आपका या इंग्लिश हो, कोई मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं हम हमारे असली टॉपिक पर, कि इस मंत्रिमंडल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है, अब वर्तमान में इसका गठन कैसे होता है। तो जो ये चारों तरफ मंत्री बैठे हुए हैं, अब मंत्रियों को ही संसद में समझ लीजिए आप, मंत्रिमंडल को संसद में समझ लीजिए। संसद अलग हो जाती है, जिसमें आपकी, जैसे अगर भारत की बात करें तो लोकसभा भी आती है, उसी में राज्यसभा भी आ जाती है, और राष्ट्रपति साहब भी आ जाते हैं। ब्रिटेन की बात करोगे तो कॉमन सदन आ जाएगा, लॉर्ड सदन आ जाएगा, और सम्राट आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। तो संसद अलग है और मंत्रिमंडल अलग। तो पहले मंत्रिमंडल को समझ लीजिए। मंत्रिमंडल एक्चुअल में क्या होता है भाई? जब चुनाव, जब महाचुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव में जो दल या जो पार्टी चुनाव जीत करके अर्थात बहुमत में आकर के जो अपनी सरकार का गठन करती है, उस पार्टी के जो नेता होते हैं, उन नेताओं में से भी कुछ नेताओं को निकाल लिया जाता है, जिनको स्वतंत्र विभाग सौंप दिए जाते हैं काम करने के लिए। वो जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, उनको मिलाकर के ही मंत्रिमंडल गठित होता है। बात समझ आई? अब यह प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। जो उस दल का प्रमुख नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहेगा। उसकी इच्छा के अनुसार ही व्यक्ति मंत्रिमंडल में आएंगे। बात समझ आई? अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते। देखिए, ब्रिटेन में बहुमत दल के नेता को ही राजा के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे कि हमने कल वाले सेशन में देखा था कि सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटेन का सम्राट अपनी इच्छा से, अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, हर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि सम्राट उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो राजनीतिक दल
चुनाव जीत करके अर्थात बहुमत में आकर के सरकार बनाने के लिए तैयार होगा और उसमें भी उस दल के प्रमुख व्यक्ति को, जो सबसे बड़ा लीडर होगा, उसे प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करेगा। अब ब्रिटेन में यह प्रथा बन गई है कि प्रधानमंत्री जो है कॉमन सदन का ही होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को संसद तथा क्राउन से अपना मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार होता है। अब जरा समझिए, इस कहानी को समझिए, एक एक पक्ष को समझते हुए चलिएगा आप लोग, तो डिफिकल्टी आएगी नहीं, रटना कुछ पड़ेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने ये तो देखा कि बहुमत दल के जो प्रमुख नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर लेते हैं, सम्राट नियुक्त कर लेते हैं। अब ब्रिटेन में एक प्रथा और है जो भारत में देखने को नहीं मिलती है। यार आपने कभी ध्यान दिया भारत में जो प्रधानमंत्री बनते हैं क्या वो हमेशा लोकसभा का लीडर ही बनता है, लोकसभा का सदस्य बनता है, या कोई राज्यसभा का सदस्य होकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है? तो एग्जैक्टली बन सकता है भाई। इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी, वो भी प्रधानमंत्री बनी। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, वो भी प्रधानमंत्री बने, है ना। तो ऐसे एक और प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर के अभी तक भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसा ब्रिटेन में ये नियम नहीं है। ब्रिटेन में अब ये प्रथा बन गई, परंपरा बन गई कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो कॉमन सदन का ही होना चाहिए। भारत की बात करें तो लोकसभा, ठीक है ना, कॉमन सदन का होना चाहिए, लॉर्ड सदन का नहीं, अर्थात लॉर्ड सभा का नहीं। तो जो कॉमन सभा का सदन का सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो व्यक्ति अपना मंत्रिमंडल के लिए जो सदस्य उसको चाहिए वो कहीं से भी व्यक्तियों को ले सकता है। वो चाहे तो संसद से ले सकता है, संसद मतलब कि कॉमन सदन से ले सकता है, लॉर्ड सदन से भी ले सकता है, क्राउन के सदस्यों में से भी ले सकता है, वो अपने मंत्रियों में से भी ले सकता है, बाहर के व्यक्तियों में से भी ले सकता है। किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में गठित मंत्रिमंडल में नियुक्त कर सकता है। मतलब वो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, सम्राट को, और वो नियुक्त कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो मंत्रिमंडल के लिए प्रधानमंत्री को इंग्लैंड के अलावा, भाई इंग्लैंड में तो सरकार बना रहा है, लेकिन इंग्लैंड के अलावा जो उस पर निर्भर जो उसके क्षेत्र हैं, जैसे स्कॉटलैंड और वेल्स, जो प्रारंभ से इंग्लैंड के नहीं थे लेकिन बाद में ये इंग्लैंड के ही हो चुके हैं। तो यहां पर स्कॉटलैंड और वेल्स में जो सरकार चलती है वो ब्रिटेन ही चलाता है। तो यहां के सदस्य भी उसे देख के, क्या होता है ना, कोई प्रधानमंत्री बना तो वो क्या चाहेगा कि सिर्फ अपने मंत्रियों में से ही नियुक्त कर ले मंत्रियों को। तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, बल्कि परंपरा के अनुसार यह निश्चित हो चुका है कि आप अपने टीम में से तो सदस्यों को लेंगे ही मंत्रिमंडल में, लेकिन साथ ही साथ में आप स्कॉटलैंड और वेल्स के सदस्यों को भी आप मंत्रिमंडल में लेंगे। इसके अलावा लॉर्ड सदन से भी आप लेंगे। लॉर्ड चांसलर के अलावा कम से कम 3 मंत्री लॉर्ड सभा से भी आप लोगे, और आपकी टीम में से तो आपको लेना ही लेना है। तो इस तरह से इन सभी लोगों को मिलाकर के ही आप मंत्रिमंडल बनाओगे। इसके अलावा जिन मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री सम्राट को दे देते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए दे देते हैं, लंदन के गजट में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। बस प्रधानमंत्री की तरफ सूची देना ही पर्याप्त है सम्राट को। सम्राट फट से साइन कर देंगे कि हाँ भैया ठीक है, इनको मंत्री बना लीजिए आप। वो जैसे ही वो सम्राट के साइन हुए उसके तुरंत बाद में जो लंदन गजट है, जैसे भारत में भारत सरकार गजट होता है ना, उसी प्रकार से लंदन में भी लंदन गजट नाम से एक पत्र है, उसमें प्रकाशित करवा दिया जाता है, जिससे पूरे देश को पता चल जाए। अब मंत्रियों के लिए आवश्यक होता है कि वे दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए, जरूरी है। जैसे भारत में भी है भाई, अगर आप कोई मंत्री बन रहे हो केंद्र में, तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के भी आप सदस्य होना कंपलसरी है। ऐसा ही ब्रिटेन में भी है। यदि आप मंत्री बनते हो तो या तो आप लोक सदन के सदस्य हो या लॉर्ड सदन के सदस्य हो, और अगर दोनों नहीं हो तो 6 महीने तक तो आप मंत्री के पद पर रह सकते हो, उसके बाद हटा दिए जाओगे। तो इसके अलावा रास्ता यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप दोनों सदनों में से किसी की भी एक की सदस्यता ले लीजिए, वैसे ही आप मंत्री पद पर बने रहोगे। बात समझ आई? ये इंग्लिश का कंटेंट है, आप देख लीजिएगा आराम से। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जिस मंत्रिमंडल की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, भाई इसके पास में शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं। तो शक्तियों के रूप में हम यहां पर इसकी 6 कार्यों को देखने वाले हैं। सबसे पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका के क्षेत्र में ये क्या कार्य करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं व्यवस्थापिका के क्षेत्र में, भाई कानून बनाने के मामले में, बनाने के क्षेत्र में ये क्या रोल प्ले करते हैं अपना, इसको हमने कहा व्यवस्थापन संबंधी कार्य।
तीसरे नंबर में वित्तीय संबंधी कार्य, जैसे बजट प्रस्तुत करना, आय व्यय का जो है लेखा जोखा तैयार करना, कब नेक्स्ट ईयर में कितना खर्च करना है, किस क्षेत्र पर कितना ध्यान देना है, ये सारी बातें कौन करता है? तो मंत्रिमंडल ही करेगा। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति कौन करेगा? अरे आज सरकार बनाकर कौन बैठा है? मंत्रिमंडल बैठा है, तो मंत्रिमंडल ही नियुक्त करेगा ना। जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे जजों को छोड़ करके, उन सबकी नियुक्ति करने का काम भी यही करेंगे। ठीक है। इसके अलावा संसद का कार्यक्रम, संसद चलाना किसका कार्य होगा? मंत्रिमंडल का ही कार्य होगा। और उसके अलावा कुछ हम मिसलिनियस भी देखेंगे, जैसे कि युद्ध की घोषणा करना, शांति की घोषणा करना, दूसरे देशों से संधियां करना, ठीक है ना, ट्रेड वगैरह, ये सारे कार्य जो है ये अन्य कार्यों में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसके 6 कार्य और शक्तियों को कंटिन्यू 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहले कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य पर हम नजर डालते हैं। कार्यपालिका कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करूंगा, हर सेशन में जब जब इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको रिपीट जरूर करता हूं। प्रत्येक शासन व्यवस्था में आप लोगों ने ये त्रिकोण तो देखा ही होगा ना, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, तो काम चला लीजिएगा ना, प्रॉपर नहीं बन पाया। मैंने क्या कहा था आपसे कि एक तरफ है विधायिका, एक तरफ विधायिका होती है विधायिका, और एक तरफ होती है आपकी कार्यपालिका, और एक तरफ अब टॉप में होती है यहां पर न्यायपालिका। बस इस सिद्धांत को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप कभी भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये तीनों क्या है? सबसे पहले देखिए, शासन व्यवस्था के अंग है। ये क्या है? किसी भी देश की राजनीति के या उसकी शासन व्यवस्था के ये 3 अंग होते हैं, कंपलसरी है। कार्य क्या क्या है इनके, मुख्य कार्य क्या क्या है, उनको जरा समझिए पहले आप। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका, क्योंकि विधायिका से कहानी स्टार्ट होगी। विधायिका संसद में बैठ करके कानून बनाएगी, एक फाइल दे देगी, फाइल तैयार कर देगी कि आज से देश में यह कानून संचालित होना है। ठीक है, तो क्या विधायिका के लोग ही उठ करके जाएंगे कानून को लागू करने जनता के बीच में? नहीं। कौन जाएगा उठकर फिर? तो ये विधायिका जो है ना, विधायिका के मंत्री क्या करते हैं, सब मिलकर के कानून बना देंगे। कानून बनाने के बाद में ये फाइल पकड़ा दी जाती है कार्यपालिका के अधिकारी को। कार्यपालिका से विधायिका कहती है कि भाई हमने ये कानून बनाया है, आज से अब ये कानून लागू होना है देश में, तो ये कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका मतलब समझ जाइएगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब कार्यपालिका के अंग है। ठीक है, जितने भी आपको सरकारी कर्मचारी कार्य करते हुए देखे ना, समझ जाइए ये सब कार्यपालिका के ही हिस्से हैं, सिवाय कोर्ट को छोड़ करके और संसद को छोड़ करके। संसद में और न्यायालय में कार्यपालिका के सदस्य नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी आपको दिखे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके सब कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। कार्यपालिका अब ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करेगी। अब ये टॉप पर बैठा हुआ है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम ये देखना है कि कहीं विधायिका ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो जनता के अधिकारों को छीन रहा हो। क्योंकि कार्यपालिका का काम तो सिर्फ इतना है कि विधायिका ने जो कानून बना करके दे दिया, आंखें बंद करके उसको लागू करने का काम है कार्यपालिका का। कार्यपालिका यह नहीं सोचती है कि विधायिका ने कानून सही बनाया या गलत बनाया, यह देखने का काम है न्यायपालिका का। यदि न्यायपालिका को लगता है कि कोई ऐसा कानून बना दिया गया है विधायिका के द्वारा जो जनता को परेशान कर रहा है, जनता के अधिकारों को छीन रहा है, तो उस कानून को वो वहीं पर रद्द कर देगी कार्यपालिका को कोर्ट में बुला करके। बात समझ आई ना? तो ये 3 अंग शासन व्यवस्था के होते हैं। अब आएंगे तो अब आपको कार्यपालिका संबंधी कार्य स्पष्ट रूप से समझ आएंगे। मंत्रिमंडल कार्यपालिका संबंधी क्या कार्य करता है, अब जरा समझिए। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, पहला कार्य क्या हो गया इसका, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, अपनाई जानी चाहिए। तो देश में नीतियों को संचालित करना, नीति संचालित करना, देश कैसे चलेगा? बिना नीति के, बिना कानून के देश चलता है क्या? नहीं चलता। तो वो कानून कौन बनाएगा? मंत्रिमंडल ही बनाएगा। कार्यपालिका तो स्वयं बनाने नहीं देगी। तो ये कार्यपालिका संबंधी कार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका क्या अपनी मनमानी करती है? नहीं, वो संसद के अंडर में होती है। और संसद में प्रभुत्व किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। क्यों? क्योंकि वही तो चुनाव जीतकर गए हैं, उन्हें सरकार बनाई है मंत्रिमंडल ने। तो इसलिए मंत्रिमंडल के अंडर में कार्यपालिका का संपूर्ण विभाग कार्य करता है।
मंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होने के बाद भी वो अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। बात समझ आई ना? इसके अलावा तीसरे बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, यह देखना अभी कार्यपालिका के अंतर्गत क्षेत्र में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री क्या करता है? अलग अलग कार्यों को अलग अलग विभागों के रूप में अपने मंत्रियों को बांट देता है, जिन मंत्रियों से मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, तो हर एक मंत्री के पास अलग अलग विभाग होता है, उसके बावजूद भी वो मिलकर के काम करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की एकता पाई जाती है। और इस प्रकार की जो एकता है, ये क्यों है दोस्तों? ये मंत्रिमंडल के कारण है, क्योंकि सभी मंत्री मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए इनको मजबूर होकर के मंत्रिमंडल के अंडर रहना पड़ता है, एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा मंत्रिमंडल का मंत्रियों पर, तो मंत्री भी अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देंगे। बात समझ आई ना? दुनिया का एकमात्र इस भारतीय संविधान ऐसा है जिसने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है। कोई भी यहां पर मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी स्वतंत्र नहीं है जनता को छोड़ करके। जनता ही इस देश में संप्रभु है। जनता के अलावा ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति है, ना स्वतंत्र प्रधानमंत्री है, ना स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उस पर भी हमारे संविधान का प्रतिबंध है, लेकिन जनता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक तरह, क्योंकि संविधान जो बनाया गया है ना, उसी तरह से उसको फॉर्मेट किया गया है कि जनता के हित में हो, जनता के हित में, जिसे हम अपना बंधन समझते, वो बंधन नहीं है, बल्कि वो हमारा हित है। संपूर्ण समाज का हित उसमें समाहित होता है। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इसी का सेकंड पॉइंट, व्यवस्था संबंधी क्या कार्य करता है मंत्रिमंडल। तो व्यवस्था संबंधी कार्य के अंतर्गत आएगा मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व करता है। अब व्यवस्थापन मतलब कि विधायिका, जिस पर मैं बात की, जो कानून बनाने का काम करती है। तो विधायिका के अंदर कानून जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? मंत्री लोग बनाते हैं, मतलब मंत्रिमंडल बनाता है। तो मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से विशेष संबंध होता है। बात समझ आई ना? तो व्यवस्थापिका संबंधी या विधायी का संबंधी या विधि निर्माण संबंधी, कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भी मंत्रिमंडल का ही प्रभुत्व होता है। और चूंकि जब कानून बनाए जाते हैं तो वो कार्यपालिका को सौंपे जाते हैं, इस एवज में भी विधायिका और कार्यपालिका के एकीकरण होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद से विशेष संबंध रहता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के अलावा शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करता है। ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूं आप लोगों को। सरकारी अधिकारी विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। विधि निर्माण के अंतर्गत कानून कैसे बना जाता है? भाई, जो सरकारी अधिकारी होगा वो विधेयकों का प्रारूप तैयार करेगा, संसद में उसे प्रस्तावित करेंगे, फिर बहुमत के समर्थन से उसे पास करवा लेंगे, कानून बनवा लेंगे। इसलिए उसे लघु व्यवस्थापिका भी कहा जा सकता है। बात समझ आई ना? इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम देखने वाले हैं वित्तीय संबंधी कार्य, मतलब जैसे कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण करना और उसे संसद में स्वीकृत करवाना मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। वास्तव में वित्त पर मंत्रिमंडल का पूरा अधिकार होता है। कितना और कहां कहां पर खर्च होना है, कहां कहां से कितनी आय लेना है, मतलब कितना टैक्स लगाना है, ये सारे जो कार्य होते हैं ये मंत्रिमंडल के ही होते हैं और मंत्रिमंडल का इस पर पूर्ण अधिकार होता है। मंत्रिमंडल को लोक सदन का बहुमत प्राप्त होता है, ये सही बात है भाई। मंत्रिमंडल जो मंत्री है, कब है मंत्री? जब उनको लोक सदन, जो हमारे भारत में अगर बात करें तो लोकसभा, उसका बहुमत प्राप्त है। समझ रहे? लोक सदन में बहुमत प्राप्त, तभी तो उन्होंने सरकार बनाई है, तभी तो वो मंत्रिमंडल गठित हुआ है। इसलिए किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई भी कटौती हो तो उसकी सहमति अर्थात मंत्रिमंडल की सहमति के बिना उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कर वाला मामला हो या अनुदान वाला मामला हो। बिना मंत्रिमंडल की सहमति के उसमें कुछ भी ना ऐड हो सकता है ना रिमूव हो सकता है। इसलिए एक अच्छी सी परिभाषा वित्तीय कार्यों को लेकर के
मुनरो साहब ने दी है। उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे गए ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो उसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इनका सिंपल सा ये है, आसान शब्दों में अगर इस परिभाषा को मैं समझाऊं तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मंत्रिमंडल जो बजट बनाता है, बना करके उसने अपने पास कॉपी रख ली, अगर हम उस बजट को पढ़े, अभी किसी का साइन नहीं हुआ है, सिर्फ मंत्रिमंडल ने अपना बजट बना करके रख लिया टेबल पर, अगर हम उस बजट को पढ़ ले और आखिरी में जो पास हुआ है उसको पढ़े ना, तो उन आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि मंत्रिमंडल ही पूरा अधिकार रखता है किस पर, बजट बनाने पर। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करने वाले नियुक्ति संबंधी कार्य। तो कार्यपालिका के लिए नियुक्ति, अब ज्यादा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि राज्य के समस्त प्रशासन का कार्यभार मंत्रिमंडल पर होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा देश कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री तो टॉप के लीडर हो गए, उन्होंने तो क्या करा, अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दे दिया और सबको कह दिया भैया अपने अपने विभाग के अनुसार कार्य कीजिए, पूरा देश चलाइए आप लोग। और उन सबको वाच कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं वाच, कौन सही कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के कंधों पर ही पूरे देश को चलाने का भार होता है, इसलिए प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। अब ये मंत्री भी थोड़ी ना उठ करके जाएंगे और वो अपने हिसाब से देश चलाएंगे, भाई वो भी नियुक्त करेंगे अधिकारियों को। ठीक है, तो इसको लेकर के रेमसे मेयर साहब ने एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि देश में अथवा विदेश में समस्त महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति का दायित्व मंत्रिमंडल पर ही होता है। चाहे देश के लिए किसी पद की नियुक्ति करना हो या विदेश के लिए किसी डेलीगेट की नियुक्ति करना हो, जिससे राजदूतों की नियुक्ति होती है, तो ये सारे पदों पर जो नियुक्ति होती है इसका दायित्व मंत्रिमंडल का ही होता है। इस क्षेत्र में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है, मंत्रिमंडल के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होता है। सभी प्रमुख पद जैसे कि राजदूत, न्यायाधीश, सेना अध्यक्ष आदि की नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। सम्राट की स्वीकृति औपचारिक मात्र होती है, मंत्रिमंडल डिसाइड कर लेता है और उस पर फिर साइन राज सम्राट तुरंत कर देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं लेते हैं वो। इसके अलावा अंतिम बिंदु था हमारा, माफ कीजिएगा सेकंड लास्ट बिंदु था हमारा कि संसद का कार्यक्रम। संसद के कार्यक्रम के अंतर्गत संसद के अधिवेशन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कौन करेगा, मंत्रिमंडल ही करेगा। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि संसद के सम्मुख कौन कौन से विधेयक रखना है, मतलब जो कानून बनाने के लिए जो बिल हम पारित करते हैं उसी बिल को हम क्या विधेयक बोलते हैं। तो कौन से विधेयक अर्थात कौन कौन से बिल रखना है, कौन से नहीं रखना है, नीतियों के किन किन मामलों पर विचार विमर्श करना है और किस वर्ष कितना समय देना है, ये सारी बातों का डिसाइड कौन करता है, मंत्रिमंडल ही करता है। इसके अलावा संसद की बैठक को बुलाना, संसद की को स्थगित करना, रोक देना मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है। ताज की ओर से दिए गए जो भाषण होता है वो भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। भाई सम्राट भाषण देते हैं ना, जब भी सरकार बनकर के आती है, लोक सदन में जब पहली बार संसद बैठती है तो लोक सदन की जब पहली बार बैठक होती है तो पहली बैठक में सम्राट के द्वारा भाषण दिया जाता है, वो भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। क्लियर। चलिए इसके बाद में लास्ट बिंदु हमारा इसके अंतर्गत था मंत्रिमंडल के कार्य शक्तियों के अंतर्गत अन्य कार्य। तो अन्य कार्यों में बहुत सारे कार्य जैसे कि क्षमा प्रदान करना, कोई दोषी को फांसी की सजा हुई है उसको क्षमादान देना, तो कौन देता है, सम्राट देता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर देता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अर्थात कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। उपाधियां सम्राट ही देते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही देते हैं। इसके अलावा सम्राट के द्वारा जो युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है और युद्ध समाप्ति के बाद शांति की संधि की जाती है। इसके अलावा दूसरे देशों से संधियां की जाती है। ये सब सम्राट के नाम पर होते हैं ये कार्य, लेकिन किसकी सिफारिश पर होते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, उस पर मंत्रियों के हस्ताक्षर होते हैं। सम्राट के द्वारा कोई भी कार्य बिना मंत्रिमंडल की सलाह के संभव नहीं है। बात समझ आई ना। चलिए तो ये हुआ आपका मंत्रिमंडल वाला पक्ष कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों एक तरह से ब्रिटेन सरकार रूपी जहाज के रूप में पहचाने जाते हैं, अर्थात कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के सबसे प्रमुख व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो वास्तविक शासक कहला सकते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री ही होते हैं,
जबकि नाम मात्र के प्रधान के रूप में वहां के सम्राट होते हैं। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हमने बात की थी, किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्र सम्राट जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसके अलावा हालांकि कुछ ऐसे अवसर भी आए थे जब सम्राट ने अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। कब हुई थी घटना? तो ये 1963 में हुई थी। 1963 में जब सर एलेक डगलस होम को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर लिया गया था, तो उस समय राजनीतिक दलों के अंदर तीव्र विवाद की स्थिति बन चुकी थी और उस तीव्र विवाद ने ब्रिटेन में एक और नई परंपरा को जन्म दे दिया। और वो परंपरा ये बन चुकी थी कि अब भविष्य में कभी अगर ऐसी परिस्थिति आती है, कोई प्रधानमंत्री रिटायर हो जाते हैं समय से पहले या उनकी मृत्यु हो जाती है पद पर, और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है खाली हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जिस दल की सरकार थी वही दल के नेता आपस में मिलकर के किसी भी अपने ही दल में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे। मतलब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके किसी बाहर के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। यह परंपरा चल गई थी वो तब से आज तक यही परंपरा आज भी चल रही है। तो इस प्रकार दोनों राजनीतिक दलों द्वारा दलीय नेता के स्वयं चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट की जो भूमिका थी वो लगभग नंगरडे हो गई है, लगभग समाप्त हो चुकी थी। प्रधानमंत्री के संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई कि प्रधानमंत्री लोक सदन से ही होना चाहिए, राज्यसभा से नहीं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कहां पर? ब्रिटेन में। इसके अलावा अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें तो शक्तियों के अंतर्गत शक्ति और कार्य क्या क्या होते हैं प्रधानमंत्री के? तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जैसे हम देख रहे थे कि कुछ कार्य और शक्तियां सम्राट को मिली हुई थी, तो वो सभी सिफारिश थी किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा। अब मंत्रिमंडल भी जो कार्य करता है ना, वो भी अपनी इच्छा से नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल को भी सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की इच्छा से सारे कार्य होंगे। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल अपना कार्य नहीं कर सकता। सम्राट, जैसे पहला पॉइंट है इसमें मंत्रिमंडल का निर्माण, तो ये तो आपने भी देखा कि जितने भी मंत्री आते हैं मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में या कैबिनेट में, उन सारे मंत्रियों को लाने का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही होता है। वो अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। सम्राट द्वारा सरकार निर्माण का निमंत्रण प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वह ही यह निर्णय करता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनाए जाएं। प्रायः उसकी सिफारिश पर ही सम्राट मंत्री नियुक्त करते हैं। पहली लाइन का में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कहा उसने? सम्राट द्वारा सरकार निर्माण का निमंत्रण प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई राजनीतिक दल जो है बहुमत में आता है ना, तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री चुन लेंगे। प्रधानमंत्री चुनने के बाद में फिर राष्ट्रपति एक लेटर देते हैं प्रधानमंत्री को, जिसमें वो निमंत्रण देते हैं प्रधानमंत्री को कि आप अपना मंत्रिमंडल का गठन करें। और ये लेटर मिलते ही प्रधानमंत्री जो है एक लिस्ट वापस से सम्राट के पास भेजते हैं कि मैंने ये व्यक्तियों को चुना है इस मंत्री के लिए, आप इस पर साइन कर दीजिए। वैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल का संचालन, अब मंत्रिमंडल गठन तो कर लिया, अब मंत्रिमंडल का संचालन भी प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना नहीं होगा। मंत्रिमंडल का निर्माण ही नहीं बल्कि इसका संचालन भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होता है, अपनी मर्जी से होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं तथा समय समय पर विभागों में परिवर्तन भी करते रहते हैं। अगर किसी मंत्री को कोई विभाग देने के बाद अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो इससे ये विभाग छीन लिया जाए, उसको दूसरा विभाग दे दे, या जैसा भी परिवर्तन करना हो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? भाई मंत्रिमंडल का जो सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा लीडर होता है ना, बड़ा मंत्री होगा वही करेगा। जो सबसे मुख्य होगा मंत्रियों में वही करेगा। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री तो लीडर होता है इनका मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना, बैठकों के लिए कार्यक्रम निश्चित करना, बैठकों की कार्यवाही चलाना, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री के ही अंडर में आते हैं। सारे अधिकार प्रधानमंत्री को ही मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, लगभग 6 कार्यों पर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर भी मंत्रिमंडल का अंत। अब यहां पर एक सामान्य सी धारणा है, अगर मान लो कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे अपनी कुर्सी से,
तो इसे सिर्फ प्रधानमंत्री का ही त्यागपत्र नहीं समझा जाता है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाता है इसको। प्रधानमंत्री ने कुर्सी छोड़ी मतलब सभी मंत्रियों को अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा से ही आए थे। बस इतना सा आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए और उसके बाद में प्रोफेसर लास्की साहब की परिभाषा को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सम्राट का मुख्य सलाहकार, सम्राट तो अपनी इच्छा से कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देंगे तो ही वो काम करेंगे। तो इस एवज में हम ये भी कह सकते हैं कि सम्राट के सबसे मुख्य सलाहकार अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सलाह नहीं देंगे तो सम्राट कोई कार्य नहीं करेंगे, सम्राट कोई कार्य नहीं करेंगे तो देश संचालित ही नहीं हो पाएगा, देश चल ही नहीं पाएगा, पूरी शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसके अलावा लोक सदन का नेतृत्व, भाई लोक सदन में इनको बहुमत प्राप्त है, तभी तो लोक सदन में आकर के इन्होंने सरकार बनाई है। तो लोक सदन का बहुमत प्राप्त होने के कारण सबसे बड़े नेता के रूप में यही बैठते हैं और इसीलिए लोक सदन का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री ही यह निश्चित करता है कि संसद का अधिवेशन कब बुलाया जाना चाहिए और उसको कब स्थगित करना है। विरोधी दल के प्रश्नों के उत्तर भी उनको ही देने होते हैं। यदि किसी मंत्री के उत्तर से संसद अर्थात कि विरोधी दल संतुष्ट नहीं होगा तो प्रधानमंत्री उनको उत्तर देते हैं। तो ये मात्र ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो इन पावर के अंदर इन 6 पावरों को आप लोग समझ लीजिएगा। बस अब आपके पास में एक लास्ट कार्य ये बचा है कि अब तुरंत बाद में आपको जाना है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत इसका रिवीजन लगाना चालू कर दीजिए। और जैसे आप रिवीजन लगाओगे समझ लीजिए टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस डायरेक्ट एग्जाम का वेट करना है, एग्जाम के टाइम पे बस एक बार और रिवीजन लगाना है पीडीएफ से, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और जो अगला सेशन होने जा रहा है उसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद पर। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद पर अब हमारी अगले सेशन में चर्चा होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस के अंतर्गत ही। ठीक है, तो बीए थर्ड ईयर की क्लासेस कंटिन्यू रहे, इसके लिए थोड़ा मुझे कमेंट वगैरह कर दिया करे, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि यार अभी थर्ड ईयर वाले बच्चे एक्टिव भी नहीं है, तो फिर सेशन लेने का मूड भी मेरा चेंज हो जाता है। तो फिर क्यों ना बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस होल्ड कर रखी है मैंने, उसको प्रारंभ कर दें। ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लिए अगर ये सेशन अभी टाइम के हिसाब से अगर क्योंकि हेल्पफुल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सेशन में ये ले रहा हूं हेल्पफुल है, क्योंकि इतने डिटेल में यूट्यूब पर कोई आपको सेशन नहीं देगा जितनी डिटेल में आप लोगों को दे रहा हूं। हेल्पफुल तो है, लेकिन क्या समय के अनुसार सही चल रहे हैं? क्या इस सेशन को बाद में पढ़ाना चाहिए बीए थर्ड ईयर में? क्या अभी आपके पास समय है तो अभी थर्ड ईयर के सेशनों को होल्ड कर दिया जाए और अभी फर्स्ट ईयर के बेचारे बच्चे वेट कर रहे हैं तो उनका क्लास को स्टार्ट कर दें। सेकेंड ईयर क्लासेस कंटिन्यू चल रही है ना, आधुनिक इतिहास चल रहा है अभी सेकेंड ईयर में, प्रज्ञान पर भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, डेली आपको इवनिंग में क्लास मिल रही है। और हाँ, अभी प्लान चल रहा है, जल्दी ही हम उसको मॉर्निंग में करने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से मॉर्निंग में क्लासेस आपकी शिफ्ट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।